सामाजिक समूह की परिभाषा। समूह व्यक्तियों का एक ऐसा एकत्रीकरण है जिसका आवश्यकता पूर्ति के लिए निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवहार करते हैं तथा यह व्यवहार सामान्य लक्षण या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है, तो मनुष्यों के इस एकत्रीकरण को सामाजिक समूह कहा जाता है। E.S. बोगार्ड ने समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक सामाजिक समूह को मनुष्यों की संख्या समझा जा सकता है, दो या दो से अधिक जिनके ध्यान का समान विषय होता है, जो एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जिनमें सामान्य निष्ठा होती है और जो सामान्य क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इस प्रकार समूह में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। इन व्यक्तियों का एक दूसरे में विश्वास होता है तथा ये मिलजुल कर क्रियाएं करते हैं। इसी प्रकार फीचर ने भी सामाजिक समूह को कुछ व्यक्तियों का ऐसा एकत्रीकरण माना है जो निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समूह से हमारा अर्थ मनुष्यों के किसी एकत्रीकरण से है जो आपस में सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के निकट आते हैं। उन्होंने अपनी परिभाषा में सामाजिक संबंधों पर बल दिया है, जिसकी विशेषता परस्पर सहयोग और जागरूकता है। यह विशेषता जब मनुष्यों में समान रूप में से पाई जाती है तो सामाजिक समूह बनता है। ठीक उसी प्रकार की परिभाषा समूह की ऑगबर्न और निमकॉफ ने भी दी है। उनके शब्दों में, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उन्हें एक समूह का निर्माण करते हुए कहा जाता है। सामाजिक समूह की विशेषताएं। समूह के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर उसकी कुछ सामान्य विशेषताएं बनाई जा सकती हैं। सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूह की अवधारणा स्पष्ट होती है। पहला, सामाजिक समूह में अनेक व्यक्ति होते हैं। प्लूरैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। सामाजिक समूह में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। इन व्यक्तियों में परस्पर अंतर्क्रिया होती है तथा ये मिलजुल कर व्यवहार करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये सभी व्यक्ति एक साथ रहते हों, पर इनमें परस्पर संबंध आवश्यक होता है। समूह में व्यक्तियों का विभाजन कार्यों के आधार पर होता है। डिवीजन अकॉर्डिंग टू वर्क। समूह के सभी सदस्य अलग अलग कार्य करते हैं तथा अलग अलग कार्य करते हुए समूह को पूर्णता प्रदान करते हैं। समूह के संगठन तथा सदस्यों की आवश्यकता से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, उन्हें समूह के सदस्य आपस में बांट लेते हैं तथा उन्हें संपादित करते हैं। जैसे डॉक्टरों का समूह शरीर के पृथक पृथक अंगों में विशेष योग्यता रखने के कारण उसका पृथक पृथक इलाज करते हैं। तीसरा, समूह की एक निश्चित संरचना होती है, अ डेफिनेट स्ट्रक्चर। प्रत्येक समूह की एक निश्चित संरचना होती है जिसमें व्यक्तियों की स्थिति निश्चित होती है। इस संरचना में कार्यात्मक विभाजन पाया जाता है। सदस्यों में ऊंच नीच की भावना कार्यों की प्रकृति के आधार पर होती है। अस्पताल के सभी डॉक्टर एक समूह के सदस्य हैं, पर उनके पद में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। चौथा,
सदस्यों समूह के सदस्यों में सामान्य रुचि की भावना होती है, सेंस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। समूह का निर्माण सामान्य रुचि, स्वार्थ आदि के आधार पर होता है। इसके समझ से सभी समान आवश्यकताओं से बंधे होते हैं। व्यक्ति समूह की सदस्यता वस्तुतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से ही ग्रहण करता है। मनुष्य केवल प्राथमिक समूह की सदस्यता आवश्यक रूप से ग्रहण करता है। यह सत्य है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समूह का सदस्य बनता है, पर समूह का सदस्य बन जाने के बाद उसके नियम व कार्यप्रणाली में विश्वास प्रकट करता है तथा उन्हीं के अनुसार व्यवहार भी करता है। समूह के सदस्य समूह के अस्तित्व के सामने अपने अस्तित्व को महत्व नहीं देते हैं। समूह में शक्ति होती है, अतः व्यक्ति इसके नियमों के अनुसार ही व्यवहार करता है तथा इसके माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। 5वां, समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। मेंबरशिप इज वॉलेंटरी। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ समूहों का सदस्य अवश्य होता है। वह किन समूहों का सदस्य होगा तथा कितने समूहों का सदस्य होगा, यह उसकी आवश्यकता और रुचि पर निर्भर करता है। व्यक्ति उसी समूह का सदस्य बनता है जिससे उसकी आवश्यकताएं पूरी होने की संभावनाएं होती हैं। 6वां, समूह की एक निश्चित कार्यप्रणाली होती है, अ डेफिनेट प्रोसीजर। प्रत्येक समूह में प्रायः आदर्श नियम होते हैं। इसके नियम लिखे हुए नहीं होते। प्रत्येक सदस्य इन नियमों का पालन करते हुए व्यवहार करता है, अतः इसकी कार्यप्रणाली निश्चित होती है। सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण भी इन्हीं आदर्श नियमों के आधार पर लगता है। इससे व्यक्तियों में परस्पर कार्यात्मक संघर्ष नहीं होता। समूह को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक समूह, दूसरा द्वितीयक समूह और तीसरा संदर्भ समूह। तो चलिए पहले प्राथमिक समूह के बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक समूह अपनी विशेषताओं के कारण प्राथमिक होते हैं। ये समाज और व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इनके अभाव में मानव जीवन, भाषा, संस्कृति आदि का विकास संभव नहीं है। इसीलिए कूले ने इन्हें मानव जीवन की पोषिका कहा है। इस शब्द का प्रयोग कूले ने परिवार, पड़ोस, खेल के साथी आदि की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए किया था। इनका प्रभाव सर्वप्रथम मानव जीवन पर पड़ता है तथा बालक के समाजीकरण में इनका अभूतपूर्व योगदान है। कूले के अनुसार प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जो घनिष्ठ आमने सामने के संबंध एवं सहयोग द्वारा लक्षित होते हैं। वे प्राथमिक कई दृष्टिकोणों से हैं, परंतु मुख्यतः इन कारणों से कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति एवं आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं। घनिष्ठ संबंधों के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों का एक सामान्य पूर्णता में एक प्रकार से घुल मिल जाना होता है, जिसके फलस्वरूप स्वयं व्यक्तित्व कम से कम कई कार्यों के लिए समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य हो जाता है। संभवतः इस पूर्णता के वर्णन करने की अति सरल विधि यह कहना है कि यह हम है। इसमें उस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक अभिज्ञान शामिल होता है जिसके लिए हम स्वाभाविक अभिव्यक्ति हैं। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि
प्राथमिक समूह के सदस्यों में परस्पर घनिष्ठ व्यवहार का होना आवश्यक है। इसके लिए इसके आमने सामने के संबंधों पर आधारित माना गया है। वैसे प्राथमिक समूह में आमने सामने का संबंध होना प्रत्येक परिस्थिति में आवश्यक नहीं है, यद्यपि एक महत्वपूर्ण लक्षण है। किंग्सले डेविस ने इसके अंतर्गत कुछ मूर्त समूहों का उल्लेख किया है, जैसे परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह आदि। परीक्षा भवन में परीक्षार्थी और निरीक्षक आमने सामने के संबंधों में होते हैं, पर उनमें आत्मीय या प्राथमिक संबंध नहीं होता है। इसके विपरीत रक्त से संबंधित व्यक्ति आमने सामने नहीं होते, फिर भी उनमें परस्पर सहयोग और सहायता की भावना पाई जाती है। प्राथमिक समूह की विशेषताएं। प्राथमिक समूह की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है तथा इसकी कुछ शारीरिक एवं कुछ मानसिक विशेषताएं होती हैं। प्राथमिक समूह के निर्माण में ये दोनों ही विशेषताएं आवश्यक हैं। प्राथमिक समूह की बाह्य विशेषताएं। प्राथमिक समूह की बाह्य विशेषताओं का अर्थ है इसकी संरचना विशेषताओं से है। ये ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर किसी समूह के बारे में पता चलता है कि वह प्राथमिक समूह है। कूले ने भौतिक विशेषताओं में आमने सामने के संबंध पर बल दिया है, पर केवल यही आवश्यक नहीं है। प्राथमिक समूह की बाह्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भौतिक समीपता, फिजिकल प्रोक्सिमिटी। शारीरिक निकटता घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने में सहायक बनती है। साथ साथ रहने, खाने, उठने बैठने, आपस में प्रतियोगिता करने से एक अपनेपन की भावना विकसित होती है। शारीरिक निकटता जितनी अधिक होगी, घनिष्ठ व्यवहार उतना ही अधिक विकसित होगा। आमने सामने रहने तथा वाद विवाद करने से परस्पर सहायता और सद्भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार शारीरिक समीपता प्राथमिक समूह के निर्माण में सहायता पहुंचाती है, पर यह अकेले प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं करती। मेले तथा भीड़ में हजारों लोग साथ साथ घूमते हैं, तमाशा देखते हैं, पर उनमें आत्मीयता का विकास नहीं होता, क्योंकि इनमें मानसिक समीपता नहीं है। आमने सामने न रहने से संबंध समाप्त होने का भय होता है। इस संबंध में लोकोक्ति भी है, आंखों से ओझल, मस्तिष्क से ओझल। दूसरा, समूह का छोटा आकार, स्मॉल साइज ऑफ द ग्रुप। प्राथमिक समूह में साधारणतया सदस्य संख्या कम होती है। यह संख्या जितनी ही कम होगी, आपस में आत्मीय संबंध उतना ही अधिक विकसित होगा। आत्मीय संबंध विकसित होने के लिए यह आवश्यक है कि सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जाने व पहचाने। जितनी संख्या कम होगी, परस्पर आदान प्रदान उतना ही अधिक होगी। व्यक्तिगत परिचय कम संख्या होने पर आसानी से प्राप्त होगा। दूसरा, संबंधों की स्थिरता। समूह में व्यक्तियों के संबंधों में निरंतरता और स्थिरता का होना आत्मीयता और घनिष्ठता के लिए आवश्यक है। जब तक संबंध स्थिर नहीं होंगे, तब तक घनिष्ठ संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि लुढ़कते पत्थर में वजन नहीं होता। परस्पर संबंधों में आत्मीयता और विश्वास उन समय उत्पन्न होता है जब संबंध निरंतर स्थायी रूप से बना रहे। असीमित उत्तरदायित्व, अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राथमिक समूह में सदस्यों का परस्पर उत्तरदायित्व असीमित होता है तथा उनमें संबंध योजनाबद्ध तरीके से नहीं विकसित होता। सदस्यों में परस्पर इतना स्नेह और प्रेम होता है
भी एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। इस समूह अर्थात परिवार में चूंकि व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अतः इनके प्रति व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। इनका चरित्र सामान्य होता है। सामाजिक समूह का दूसरा प्रकार है द्वैत्विक समूह। द्वैत्विक समूह आधुनिक संस्कृति और समाज की विशेषता है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के साथ साथ घनी बस्तियों का विकास हो रहा है। ऐसे क्षेत्र में सदस्यों में अप्रत्यक्ष तथा न्यूनतम संपर्क होता है। इसमें शारीरिक निकटता होते हुए भी संबंधों में औपचारिकता और दिखावा पाया जाता है, पर साधारणतया सामाजिक निकटता भी नहीं पाई जाती। साधारणतया ये सभी समूह द्वैत्विक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। बीर स्टीड ने भी इसे इसी प्रकार से परिभाषित किया है। इसी प्रकार किंग्सले डेविस ने द्वैत्विक समूह की परिभाषा देते हुए कहा है कि द्वैत्विक समूह को मोटे तौर पर इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: प्राथमिक समूहों के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसका विपरीत। फेयरचाइल्ड ने समाजशास्त्र शब्दकोश में इसे समूह का वह प्रकार बताया है जिसकी विशेषताएं प्राथमिक या आमने सामने के संबंधों वाले समूह से भिन्न हैं। यह एक औपचारिक संगठन है तथा इसमें घनिष्ठता कम पाई जाती है। लुंडवर ने भी द्वैत्विक समूह की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इसे परिभाषित किया है। कूले ने अपनी पुस्तक में आरंभ में केवल प्राथमिक समूह का उल्लेख किया था। बाद में जब अन्य लोगों ने प्राथमिक समूह के विपरीत विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले समूह को द्वैत्विक समूह के रूप में स्वीकार किया, तो उसने भी द्वैत्विक समूह की चर्चा की। कूले के अनुसार इस समूह में प्राथमिक संबंध नहीं होते क्योंकि इसमें घनिष्ठता, शारीरिक निकटता आदि का अभाव होता है। ऑगबर्न और नेमकॉफ ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्राथमिक समूह में घनिष्ठता और निकटता का अभाव होता है। द्वैत्विक समूह की प्रमुख विशेषताएं। पहला, द्वैत्विक समूह का निर्माण विशेष आवश्यकता पूर्ति हेतु जानबूझकर होता है। ये अपने प्रकृति के अनुसार सभी प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, इस समूह में सदस्य संख्या इतनी अधिक होती है कि सदस्यों में व्यक्तिगत संपर्क नहीं की समान होता है। तीसरा, सदस्यों में शारीरिक निकटता की संभावना न्यूनतम होती है। चौथा, यह तुलनात्मक दृष्टिकोण से प्राथमिक समूह से बड़ा होता है, अतः इसमें सदस्य संख्या अधिक होती है। इस समूह का संबंध व्यक्तिगत स्वार्थों से होता है। ये द्वैत्विक संबंधों को अस्थिर बनाते हैं। व्यक्ति व्यक्तिगत संबंध बनाने का इच्छुक नहीं होता, वरन आवश्यकता पूर्ति को महत्व देता है। छठवां, सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित होता है तथा संबंध अवैयक्तिक। सातवां, द्वैत्विक समूह में संपर्क के द्वैत्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। आठवां, इसका निर्माण सदस्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं। इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। आवश्यकता पूरी होते ही व्यक्ति इसकी सदस्यता छोड़ देता है। सामाजिक समूह का जो तीसरा प्रकार है वह है संदर्भ समूह। तो आइए संदर्भ समूह की अवधारणा को पढ़ते हैं। यह कहना आवश्यक नहीं कि सभी लोग समूह में रहते हैं। आप सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहने के लिए आपको कुछ संबंधों के बीच रहना पड़ता है। फिर एक समूह है क्या?
संबंधों का ताना बाना ही तो समूह है। उदाहरण के लिए, हर विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के एक समूह से जुड़ा होता है, जिनके साथ उसका सतत रूप से सक्रिय संपर्क रहता है। उसको पता है कि आप अपने समूह के सदस्यों से किस प्रकार के संबंधों की अपेक्षा होती है। आपको यह भी मालूम है कि दूसरे विद्यार्थियों की आपसे क्या आशाएं हैं। दूसरे शब्दों में आचरण, आपका आचरण, व्यवहार, संबंध रखना आदि सदैव उस समूह के से निर्देशित होता है जिससे आप संबंधित हैं। जब तक आपका व्यवहार विद्यार्थियों के समूह की अनुकृत अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं ढलता, तब तक आपकी विद्यार्थी के रूप में पहचान नहीं बनती। इसी प्रकार आप एक परिवार के सदस्य हैं। आपको मालूम है कि परिवार एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है जो हमेशा आपके व्यवहार और अपेक्षाओं को आकार देता है। यदि आप पूरी तरह ही जड़हीन नहीं हैं, तो आपके लिए आपके अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, दोस्त आदि के साथ अनेक तरह के संबंध के बगैर संभवतः अपने अस्तित्व की कल्पना तक करना संभव न होगा। अतः आपको यह समझना चाहिए कि किसी के लिए भी अलग थलग रहकर सामान्य जीवन संभव नहीं होता। व्यक्ति कुछ संबंधों के बीच रहते हैं और जिस समूह से वे संबंधित हैं उनकी अपेक्षाओं को उनकी सहमति प्राप्त होती है। सच्चाई यह है कि जिस समूह से वे जुड़े होते हैं वह उनके संदर्भ समूह की भांति काम करता है। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि संदर्भ समूह क्या है। संदर्भ समूह वह समूह है जिसके आधार पर हर व्यक्ति के लिए अपनी उपलब्धियों, व्यवहार, भूमिका, आकांक्षाओं आदि का मूल्यांकन करना संभव होता है। संदर्भ समूह ही व्यक्ति को बताता है कि उसका काम गलत है अथवा सही। इससे यह तथ्य भी सामने आता है कि उसका सदस्य समूह अर्थात जिससे वह जुड़ा है वही उसका संदर्भ समूह है। परंतु समस्या यहीं समाप्त नहीं हो जाती। जीवन इससे भी अधिक जटिल है। जिनसे आप संबंधित नहीं हैं वे गैर सदस्यता समूह भी संदर्भ समूह की तरह काम करते हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है। जीवन अत्यंत गतिशील है, इसीलिए समय समय पर आपको उन लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती रहती है जो आपके समूह से संबंधित नहीं हैं। और कभी कभी आपको हैरान होकर अपने आप से प्रश्न करना पड़ता है कि दूसरे लोग आपसे अधिक शक्तिशाली एवं प्रतिष्ठित हैं। परिणाम यह होता है कि इस स्थिति में व्यक्ति के लिए वह अपनी उपलब्धियों और काम का मूल्यांकन गैर सदस्यता समूह के आधार पर करना संभव हो जाता है।